और आज का टॉपिक है लेक्स ऑफ एशिया। एशिया की झीलें। एशिया की झीलें आज हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने एशिया के माउंटेन आपको बताया। मैं उस माउंटेन को जब तक स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं, जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं, तब तक मैं सभी माउंटेन्स को आपको 2 मिनट में मैं एक बार कवर करा दूं। और फिर हम देख रहे हैं आज का नया टॉपिक एशिया की झीलें। तो कल हमने आपको पिछले क्लास में माउंटेन बताया था एशिया का, और वो कंट्री वाइज माउंटेन। तुर्की में 2 माउंटेन थे, पोंटिंग माउंटेन और टारस माउंटेन। ईरान में 2 माउंटेन थे, और एल्ब्रूस एवं जैग्रोस। वैसे ही सऊदी अरबिया में माउंटेन था आसिर माउंटेन, और यमन में माउंटेन मिला था हद्रामौत माउंटेन। पश्चिम एशिया के माउंटेन से आगे बढ़कर हम मध्य एशिया में आए थे, और अफगानिस्तान में हिंदुकुश माउंटेन, पैरोपैमिसस माउंटेन, कोह ए बाबा माउंटेन, कोह सुल्तान माउंटेन, ख्वाजा मोहम्मद माउंटेन और इम्पोर्टेंट हिंदुकुश माउंटेन, ये अफगानिस्तान में थे। फिर दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान में कुछ माउंटेन थे, जिसमें पहला माउंटेन था सुलेमान माउंटेन, दूसरा किरथर माउंटेन, तीसरा साल्ट रेंज माउंटेन। ये 3 माउंटेन पाकिस्तान के फेमस माउंटेन हैं। और दोनों देशों के बाउंड्री पर, अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री, छगाई माउंटेन की श्रेणियां पाई, जो दोनों देशों के बीच सीमा बनाती हैं। इसके बाद हम चाइना में इंटर किए थे, और चाइना में शान टाइप के माउंटेन मिले थे, जिसमें शान वर्ड लगा हुआ है, जैसे कुनलुन शान, तियन शान, नाशान। ये चीन के फेमस माउंटेन है। उनमें एक माउंटेन आता है ग्रेट खिंगन माउंटेन, ये भी चीन का फेमस माउंटेन है। चीन के बाद मंगोलिया में हम गए। मंगोलिया में 2 माउंटेन हैं, अल्ताई रेंज और स्यान रेंज। अल्ताई पहाड़ियां और स्यान पहाड़ियां, ये 2 आपको मंगोलिया में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट माउंटेन हम रसिया में देखते हैं, और रसिया में कोलिमा माउंटेन, यबनोवी माउंटेन, एस्टोनोवी माउंटेन और बर्खोयांस्क माउंटेन, ये रसिया के फेमस माउंटेन हैं। इसके अलावा यूराल माउंटेन, जो रसिया को 2 भागों में विभाजित करता है और यूरोप एवं एशिया के बीच बाउंड्री बनाता है। इसके बाद हम आ गए थे साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज में, जिसमें म्यांमार था, और म्यांमार में माउंटेन थे अराकान योमा माउंटेन, पेंगू योमा माउंटेन और पटकोई बूम माउंटेन। ये म्यांमार की 3 फेमस माउंटेन हैं। उसके बाद म्यांमार से हम आ गए थे इंडोनेशिया। बेरिक्स माउंटेन फेमस माउंटेन है इंडोनेशिया में। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बार्नियो आइलैंड पर, इस पे मिलता है सेहावनेर माउंटेन। सेहानेर माउंटेन बार्नियो आइलैंड पर। उसके बाद नेपाल में फेमस है माउंटेन, और ये माउंटेन है नेपाल का, जिसे महाभारत माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और ब्लैक माउंटेन आपको मिलता है भूटान में। उसके साथ ही भारत में हिमालय की कुछ श्रेणियां आई हुई हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो काराकोरम और लद्दाख लद्दाख में है, और जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। एशिया की सबसे लंबी एवं बड़ी माउंटेन हिमालय माउंटेन है, और एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और इसे म्यांमार में चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी होता है। ये हिमालय आप जो देखते हैं, ये विश्व की सबसे नवीनतम माउंटेन श्रेणी है, और ये अवसादी चट्टानों की श्रेणी में आती है। और ये माउंटेन अभी भी अपनी निर्माण प्रक्रिया में अनवरत लगा हुआ है। यही रीजन है
कि एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी हुई प्रतीत होती है और इस एवरेस्ट में अर्थक्वेक आने का यही मेन रीजन है कि ये अभी भी अपना निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। तो ये सभी चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको माउंटेन से रिलेटेड बताया था। आज हेडिंग डाल दीजिए लेक्स ऑफ एशिया, एशिया की झीलें। इस टॉपिक में मैं एशिया की झीलें और उनके देश और उनसे जुड़ी विशेषताएं आपको मैं बताता चलूंगा। जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं वो कॉपी पे 3 कॉलम बना लें, झील, कंट्री एंड उसके स्पेसिफिकेशन, विशेषता। और जो स्टूडेंट मैप में देख रहे हैं वो मैं जैसे ही झील का नाम लूंगा तो कंट्री वाइज आप झीलों को देखते चलेंगे। आइए एशिया की पहली झील देखते हैं। इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह झील 5 देशों से घिरा हुआ है। आप मैप में यूरोप साइड में चले जाइए, यानी कि पश्चिम एशिया की तरफ चले जाइए और ऊपर पश्चिम एशिया एशियाई देशों को देखिए, वहां पे आपको वाटर दिखाई देगा। ये कैस्पियन सागर झील है। इसे 5 देश घेरे हुए हैं, इसलिए ये 5 देशों की झील कहलाती है। वो देश हैं, पहला है रसिया, दूसरा देश है अजरबैजान, तीसरा देश है ईरान, चौथा देश है तुर्कस्तान और पांचवा देश है कजाकिस्तान। ये 5 देश कैस्पियन सागर को घेरे हुए हैं। फिर से देखें, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। ये 5 देश कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं या कैस्पियन सागर को घेरे हुए हैं। इनमें क्वेश्चन ये पूछता है कि कैस्पियन सागर को कौन सा देश नहीं टच करता है, तो इन देशों को छोड़कर जो देश उसमें ऑप्शन में रहेंगे वही नहीं टच करेगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे नियरेस्ट अगर इसमें कंट्री है तो वो उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा होगा। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर को नहीं टच करता है और यह एक लैंडलॉक कंट्री भी है। तो फर्स्ट लेक हुआ और यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बाई एरिया, एरिया वाइज। एशिया की दूसरी इंपॉर्टेंट झील है वान लेक। वान वान लेक, यह तुर्की में है, देश तुर्की। और इस झील की विशेषता है यह विश्व की सबसे अधिक खारेपन वाली झील है। खारेपन वाली झील यानी कि साल्टी। अब यहाँ पे 2 चीजें हो गई। एक तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर, और विश्व की सर्वाधिक खारेपन वाली झील तो वान झील, यानी कि जिसका वाटर ज्यादा साल्टी है तो वो वान झील है, वो तुर्की में है। एशिया की तीसरी इंपॉर्टेंट लेक है डेड लेक। डेड लेक, मृत झील, डेड सी। इसको डेड सी भी कहा जाता है, मृत सागर कहा जाता है। और यह झील पश्चिम एशियाई कंट्री इज़राइल और जॉर्डन 2 देशों की सीमा पर है। इज़राइल भूमध्य सागर को टच करता है। वहां पे देखें मैप में पश्चिम एशियाई देशों में इज़राइल भूमध्य सागर को टच करता है और इज़राइल के बाद सेकेंड कंट्री है जॉर्डन। इन 2 देशों के बीच बाउंड्री पर ही डेड सी है, मृत सागर झील है। इस झील की विशेषता यह है कि यह विश्व की दूसरी सबसे अधिक खारेपन वाली झील है, यानी कि साल्टी लेक है, नमकीन झील है। तो पहले नंबर पे आती है वान झील तुर्की की और दूसरे नंबर पे आते हैं डेड सी, मृत सागर, ये खारेपन में। इसके बाद हम झील आपको दिखा रहे हैं और वो झील होगा, आप अपने मैप में देखेंगे जो स्टूडेंट लिए हैं और जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं, मैप नहीं लिए हैं,
वो नोट कर लेंगे। इस झील का नाम है अरल सी, अरल सागर, अरल सी। और यह अरल सागर झील आपको मिलता है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर। यह दो देशों में स्थित है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरल सी। यह भी एक झील है, अरल सागर, और यह दो देशों की सीमा पर है। और ये दो देश हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस झील की विशेषता यह है कि पश्चिम एशिया की दो नदियां अमू दरिया और सिर दरिया, ये दो फेमस नदियां हैं, पश्चिम एशियाई और मध्य एशियाई। मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, ये दो नदियां अमू दरिया और सिर दरिया इस अरल सागर में गिरती हैं। अब आपसे अरल सागर की विशेषता पूछा जाए तो यही होता है, या अमू दरिया सिर दरिया किस झील में गिरती हैं, तो आंसर होता है अरल सागर। इनका देश होता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एशिया की नेक्स्ट झील के बारे में आपसे बात करते हैं, और वो नेक्स्ट झील है एशिया की, कजाकिस्तान में आप देखेंगे बालखस लेक। इस लेक का नाम है बालखस लेक, बालखस झील, कजाकिस्तान। एक देश इसका कजाकिस्तान है। बालखस लेक फेमस है विश्व में यूरेनियम भंडार के लिए। इस बालखस लेक के तटीय क्षेत्रों में कजाकिस्तान में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यूरेनियम आप जानते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये एटॉमिक एलिमेंट हैं। इनसे परमाणु हथियारों का बनाया जाना आप न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय जो भट्टियां होती हैं, उसमें यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जाती हैं। तो आपको एवरीडे न्यूज़पेपर्स में यूरेनियम को लेकर जो वक्तव्य आते हैं, उसमें देखते होंगे कि कभी यूरेनियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, कभी कनाडा पहले नंबर पे आता है, कभी कजाकिस्तान आता है। तो ये 3-4 देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, वेनेजुएला, ये सब देश श्रेणी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। उनमें कजाकिस्तान भी एक देश है जिसके पास यूरेनियम का भंडार ज्यादा है, लेकिन वो क्षेत्र इसी बालखस लेक के आसपास का क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट झील हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप कजाकिस्तान से नीचे आ जाइए चाइना में, और चाइना में आपको लेक मिलेगा लोपनूर लेक। इस झील का नाम है लोपनूर लेक, चीन में। चीन का ये झील लोपनूर फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। रीजन है चाइना का जो परमाणु रिसर्च सेंटर है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो इसी लोपनूर झील के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। अभी 2 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में, समाचार में सुने होंगे कि चाइना ने गुपचुप तरीके से छोटी रेंज का, स्मॉल रेंज का परमाणु परीक्षण किया है। ये परमाणु परीक्षण ये इसी लोपनूर क्षेत्र के आसपास किया जाता है। यहीं पर इसका एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो अभी अभी ये न्यूज़पेपर में आया था कि चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण किया है। तो वो जगह लोपनूर ही है, इसी जगह पे करता है वो। ये लोपनूर लेक चाइना में। एशिया की नेक्स्ट लेक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है तिब्बत वाले क्षेत्रों में चाइना के। और इस तिब्बती क्षेत्र में इस लेक का पोजीशन है तिब्बत के पठार पर, तिब्बतन प्लेटू पर ये झील स्थित है। और इस झील का नाम है टीसी सिक्रू, टीसी सिक्रू लेक। टीसी सिक्रू लेक तिब्बत के पठार पर स्थित है। मीन्स ये अब तो चाइना में ही हो गया, क्योंकि तिब्बत पे चाइना का अधिकार हो गया है। तो चाइना का ही लेक हो गया, तिब्बत के पठार पर है टीसी सिक्रू लेक।
और ये लेक विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहलाती है, क्योंकि ये प्लेटू पर स्थित है और ऊंचाई पर यह है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील बताइए जो नौका गम्य है। तो जब नौका गम्य का कॉन्सेप्ट उसमें जुड़ जाए तो वो झील हो जाता है टीटीकाका लेक। और ये टीटीकाका लेक साउथ अमेरिका में स्थित है, इंडीज माउंटेन पर। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है ये टीटीकाका लेक। लेकिन फ्रेश ये पूछा जाए टीसी सिकरू लेक और ये हो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो यहाँ पे टीसी सिकरू का कॉन्सेप्ट आता है। ये तिब्बतन प्लेटू पर स्थित झील है। चाइना से आप निकलें और नेक्स्ट झील मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये झील है साउथ ईस्ट एशियाई देश कंबोडिया में। कंबोडिया में इस झील का नाम है टोनले सैप झील। टोनले सैप, टोनले सैप रिजर्व इसको कहा जाता है। ये मेकांग नदी के तट पर स्थित है, यानी कि मेकांग नदी के तटीय क्षेत्रों से ये लगा हुआ है कंबोडिया में। इस लेक को टोनले सैप रिजर्व कहा जाता है, कंट्री कंबोडिया होता है। इस तरह एशिया के महत्वपूर्ण झीलों में अब जो लास्ट झील है वो झील आपको मिलता है रसिया में, और ये रसिया वाला झील बैकाल झील के नाम से फेमस है। बैकाल लेक ये रूस में स्थित है, मंगोलिया के जस्ट ऊपर है। और बैकाल झील अपनी कई विशेषताओं की वजह से वर्ल्ड में फेमस है। पहला विशेषता इसका यह है कि ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झीलों की श्रेणी में बैकाल झील का नाम आता है। दूसरा इसका विशेषता यह है कि इस झील का जो शेप है, आकार है, वो हाफ मून लाइक है, अर्धचंद्राकार है। तो अर्धचंद्राकार वाली झील बैकाल झील कहलाती है। तो दो विशेषताएं हो गई, पहला कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, और दूसरा ये अर्धचंद्राकार झील है। तीसरी इसकी विशेषता यह है, पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि मंगोलिया और रसिया को मिलाकर इस क्लाइमेट रीजन को साइबेरिया कहा जाता है। और साइबेरियाई क्षेत्र अधिकतर बर्फ से ढके होते हैं। बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्सा श्वेत व्हाइट दिखाई देता है, जबकि बैकाल झील का वाटर अधिक गहरा होने के कारण इसमें गुप्त ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में रहती है, जिसके कारण ये बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता। तो चारों तरफ से बर्फ हो और बीच में ये वाटर का जो सोर्स दिखता है बैकाल झील को, तो एक इसको उपमा दे दिया गया है, इसको एक नाम दे दिया गया है जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, साइबेरिया का मोती। तो साइबेरिया में रूस और मंगोलिया आ गए, क्लाइमेट यहाँ का शीतोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट हो जाता है, और अधिकतर हिस्सा बर्फ से ढके होने के कारण ये हिस्सा व्हाइट कलर में दिखता है, जबकि ये झील अधिक गहरा होने के कारण पृथ्वी के अंदरूनी भागों के टेम्परेचर इसको बर्फ में कन्वर्ट नहीं होने देता, इसलिए ये वाटर शो होता रहता है। तो चारों तरफ से बर्फ और बीच में वाटर, इस इस सिचुएशन को, इस सुंदरता को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से विभूषित किया जाता है। तो ये तीन चार कॉन्सेप्ट जो हैं, विश्व की सबसे गहरी झील, अर्धचंद्राकार झील, साइबेरिया की झील और साइबेरिया की मोती, इस बैकाल झील को कहा जाता है। तो यही ओवरऑल इस एशियाई कॉन्टिनेंट के झील हैं जिन्हें हमें बताना होता है। अब क्वेश्चन होता है कि इसमें मैंने भारत की झीलों का डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि भारत की झीलें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, इसलिए इंडियन झील्स को हमने यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, अब मैं न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं फिर से आपको, जो स्टूडेंट नोट कर रहे हों और अगर किसी का कुछ छूटा है तो एक बार मैच करा लें। मैं सभी एशियाई लेक्स को 2 मिनट में कंप्लीट कराता हूँ। पहला झील मैंने आपको बताया, कैस्पियन सागर झील। इस झील को 5 देश घिरे हुए हैं।
पहला देश रूस है, दूसरा देश अजरबैजान है, तीसरा देश ईरान है, चौथा देश तुर्कमेनिस्तान है और पांचवा देश कजाकिस्तान है। यह झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट झील हमने आपको डेड सी, मृत सागर बताया। इसके पहले भी और भी जो झीलें हैं मैं सभी को कंटिन्यू करूंगा। मृत झील, यह झील इजराइल और सबसे इजराइल और यहाँ पे जॉर्डन की सीमा पर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। एक और झील है तुर्की में और वो वान झील है। यह विश्व की पहले नंबर की खारे पानी की झील है। उसके बाद हम आ गए थे इन झीलों से निकलकर आपको अरल सागर बताया था। अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, दो देशों में है। इस झील में अमू दरिया और सिर दरिया नामक दो नदियां गिरती हैं जो मध्य एशियाई नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका बालखस लेक। बालखस लेक प्योर कजाकिस्तान में है और इस झील के आसपास यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट झील है चाइना में और इस झील का नाम है लोपनूर लेक और ये चाइना का बहुत ही कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण झील है क्योंकि यहाँ पर चाइना का एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। इसी चाइना के तिब्बत पठार के ऊपरी भागों में टीसीसी क्रू झील पाया जाता है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। लेकिन मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जिसमें नौकागम्य हो, तो वो आंसर बदल जाता है, टिटिकाका झील हो जाता है जो साउथ अमेरिका में है, इंडीज माउंटेन पर है और पेरू एंड बोलीविया की सीमा पर है। फिर हमने अगला झील बताया और वो झील था, आप ऊपर की तरफ चले गए थे चाइना से इधर, बैकाल झील अभी बताया। बैकाल झील आपने देखा कि ये रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ये अर्ध चंद्राकार झील है। और एक और झील मैंने कंबोडिया में आपको बताया था और कंबोडिया वाले इस झील का नाम है टोनले सैप झील। ठीक है, तो ये एशियाई झीलों को आपको याद रखना है बाई कंट्री वाइज और इनकी विशेषताओं के साथ। अब हम अभी आज ही न्यू क्लास न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक होगा एशिया के रिवर्स, एशिया की नदियां। तो हेडिंग डाल दीजिए रिवर्स ऑफ एशिया, एशिया की नदियां। एशियाई नदियां हम स्टार्ट करने से पहले ये सोच रहे हैं कि सभी स्टूडेंट मैप का सहारा जरूर लेंगे। अगर लेक्चर के बाद भी वो टाइम उन्हें मिले तो मैप में जरूर इनको फाइंड आउट करें और देखें कि कौन सी नदी किस देश में बहती है और कहाँ गिरती है। तो एशिया की महत्वपूर्ण नदियों में पहली नदी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये नदी भी हम पश्चिम एशिया से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पश्चिम एशिया से स्टार्ट इसलिए किया जाता है कि ये एक सीक्वेंस में पश्चिम से पूर्व की ओर हम बढ़ते जाते हैं और इस तरह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप पश्चिम एशियाई देश आप पहुंचेंगे इराक। इराक, इराक में आपको दो नदियां दिख रही होंगी। एक नदी का नाम होगा टिग्रिस और दूसरे रिवर का नाम होगा यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस दो नदियां इराक में बह रही हैं और यह इराक से बहते हुए आकर फारस की खाड़ी में गिरती हैं, यानी ईरान की खाड़ी में गिरती हैं। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस का कंट्री होगा इराक। फॉल्स इन गिरने का जगह होगा फारस की खाड़ी। ये टिग्रिस और यूफ्रेटस की कुछ मैं और विशेषताएं आपको बताऊं। टिग्रिस नदी को एंशिएंट काल में दजला रिवर कहा जाता था। दजला रिवर।
और यूफ्रेटस रिवर को एंशिएंट काल में फ्रात रिवर कहा जाता था। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि टिग्रिस का पुराना नाम दजला है, ओल्ड नेम दजला, और यूफ्रेटस का ओल्ड नेम फ्रात है। अब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं दो नदियों के बीच में फैली हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता, ये इसी दो नदियों के मध्य फैली हुई थी। जैसे अपना हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में, तो उससे ही आप यहाँ को रिलेट करेंगे तो वो हो जाता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दजला एवं फ्रात नदियों के बीच में, जिनका अब न्यू नाम है टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। और ये दोनों नदियां यहाँ से बहते हुए आकर गिर रही हैं फारस की खाड़ी। ये दो मेन नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिवर मैं आपको दिखाने चल रहा हूं, और ये नदियां आपको मिलेंगे मध्य एशियाई देश, और मध्य एशियाई देशों में यहाँ पे आप पहुंचेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर, जहां पे अरल सागर आपने देखा था, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर, जिसमें पहली नदी है अमू दरिया। अमू दरिया, ये देखिए, ये नदी बह रही है कजाकिस्तान में, और दूसरी है सिर दरिया, ये बह रही है उज्बेकिस्तान में। ये दो नदियां, अमू दरिया कजाकिस्तान में और सिर दरिया उज्बेकिस्तान, और ये दोनों नदियां आकर गिरती हैं अरल सागर में। तो वैसे अगर कंट्री इनका याद न करें, क्योंकि ये कंट्रीज केवल ये आप जैसे अभी तक जो क्वेश्चन यहाँ से बना है अमू दरिया और सिर दरिया का, तो यही बना है कि मध्य एशिया में बहने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं, या अरल सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ये नदियां बहुत ही स्मॉल टाइप की छोटी नदियां हैं, और कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में बहते हुए अरल सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार नदियां आपने देखा। पहला, पश्चिम एशियाई कंट्रियों में इराक मेसोपोटामिया की सभ्यता में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, और दूसरा अमू दरिया एवं सिर दरिया। ठीक है, नेक्स्ट रिवर यहां से आप निकल आए, और अब मैं रिवर आपको इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। तो सिंध नदी को आप मैप में खोजें तो सिंध नदी आपको मिलेगा। ये रिवर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और इंडिया, चाइना एवं पाकिस्तान में बहते हुए ये नदी आकर अरेबियन सी में गिर जाती है। सिंधु नदी को हमने आपको पढ़ाया है, और वो टॉपिक चला था इंडियन ज्योग्राफी में, जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालय का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पढ़ाया था। इन फ्यूचर अगर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास फिर लगती है तो इसको भी यूट्यूब और इस तरह से ऐसे लेक्चर डिलीवर करके यूट्यूब पर सेंड कर दिया। इसका ज्यादा डिटेल जो है मैं अपने स्टूडेंट को वहां दे चुका हूं, इसलिए इसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ न्यू नदियां दिखाने जा रहा हूं, और अब मैं बात करूंगा चाइना की नदियों के बारे में। चाइना में आपको महत्वपूर्ण नदियों में एक नदी मिलेगी, यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी ये चाइना की बड़ी नदी है, लंबी नदी है, यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी चीन में बहती है और आकर साउथ चाइना सी में गिर जाती है। साउथ चाइना सी में गिरने वाली नदी है यांगत्सी नदी। नेक्स्ट नदी देखेंगे, इस नदी का नाम है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी भी चाइना में ही बहती है, और ये नदी चाइना का शोक कहलाती है, सारो रिवर ऑफ चाइना, क्योंकि इस नदी में बाढ़ आने के कारण चाइना में अधिक जनधन की हानि होती थी, जिसके कारण इसको शोक की उपाधि दे दी गई। ये बात बहुत पहले की है, अब ये नदी बाढ़ नहीं ला पाती,
इस पे पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। इससे कई छोटी-बड़ी नदियों को जोड़ा जा चुका है, जिससे इसका वाटर जो है, वो हमेशा नियंत्रित रहता है। इस रिवर को चाइना का शोक कहते हैं और ये नदी आकर येलो सागर में गिरती है। येलो सागर। हुआंगहो नदी को येलो रिवर भी, पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका वाटर येलो कलर का है। रीजन ये है कि ये मैदानी भागों के मध्य से होकर बहती है और इसमें मिट्टी के कटाव के कारण, क्योंकि चाइना की अधिक जो मिट्टी है वो येलो कलर की है और ये मिट्टी के अधिक निक्षेप इसमें आने के कारण ये रिवर येलो कलर में दिखती है, इसलिए इसको पीली नदी कहा जाता है। और यही जब मिट्टी आकर जब पूर्वी चीन सागर में गिरती है तो आसपास के क्षेत्रों में पीले कलर का अवसाद सेडिमेंट एकत्रित हो जाता है, इसलिए उस पूर्वी सागर के क्षेत्र के हिस्से को येलो सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआंगहो नदी की विशेषताएं हैं। चाइना की तीसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी, सिक्यांग रिवर भी दक्षिण चीन सागर में गिरती है, साउथ चाइना सी में गिरती है और ये दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ की। तो कह सकते हैं कि चाइना में जो 3 नदियां हमने पढ़ा, यांगसी नदी, सिक्यांग नदी एंड हुआंगहो नदी, ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट रिवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिवर है आमूर नदी। आमूर। आमूर नदी फेमस है। रीजन ये है कि ये चीन और रसिया के बीच बाउंड्री बनाती है और चीन और रसिया के बीच बाउंड्री बनाते हुए ये नदी आकर जापान सागर में गिर जाती है। जापान सी में गिरती है। जापान सी में गिरने वाली नदी है आमूर नदी। जो चाइना का उत्तरतम बाउंड्री है, तो चाइना उत्तर में 2 देशों से लगा हुआ है, नॉर्थ में। पहला तो मंगोलिया से लगा हुआ है और दूसरा रूस से लगा हुआ है। जो चाइना वाल हम पढ़ते हैं, चाइना का दीवार, वो चाइना का वाल मंगोलिया और चाइना के बाउंड्री को बनाया गया है। जितना मंगोलिया का बाउंड्री आपको दिख रहा है कि चाइना से लगा हुआ, वही बाउंड्री पूरी की पूरी चाइना वाल के रूप में बनाई गई है। इस तरह आप एंशिएंट काल में देखते हैं कि मंगोल अटैकर्स, मध्यकाल में भी आपको मिलेगा इंडिया में मंगोल अटैकर्स। तो ये मंगोलिया जो अटैकर्स थे, ये पूरे एशियाई कॉन्टिनेंट को प्रभावित कर रहे थे। चाइना के इस बाउंड्री को चाइना के राजाओं ने मंगोल अटैकर्स से बचाने के लिए इस पे चाइना वाल का निर्माण कर दिया। तो अब ये पूरी की पूरी बाउंड्री सेफ हो गई। अब चाइना का बाउंड्री लगा हुआ है रसिया से, तो यहाँ पर जो चाइना और रसिया का बाउंड्री मिलता है, इस पर बाउंड्री बना देती है आमूर नदी। इस तरह नॉर्थ में चाइना का बाउंड्री सेफ हो जाता है, पहला तो आमूर रिवर से और दूसरा चाइना वाल से, और यही नदी आकर गिर जाती है जापान सागर में। तो वैसे भी जो नदियां हम पढ़ते हैं उनमें वही नदियां ज्यादा फेमस होती हैं जो किसी 2 महत्वपूर्ण देशों के बाउंड्री पर बहती हैं, सीमा बनाती हैं, या किसी कंट्री की कैपिटल उस रिवर के तट पर बसा हो। तो यहाँ पर हम ये आमूर नदी को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिवर जो इम्पोर्टेंट नदी है, वो हमें मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में। और साउथ ईस्ट एशिया की ये नदी मेकांग नदी के नाम से फेमस है। वैसे तो ये मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और तिब्बत के पठार से बहते हुए चाइना से होते हुए ये साउथ ईस्ट एशिया में होते हुए आकर दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है और दक्षिण चीन सागर में स्थित है थाईलैंड की खाड़ी, वहीं पर गिरती है। तो ये मेकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा नदी भी कहलाती है और ये नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी भी कहलाती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी मेकांग नदी, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध नदी, फेमस नदी हौली नदी,
वो भी मेकांग नदी। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहे जाने वाली नदी, ये भी मेकांग नदी। अब क्वेश्चन ये है कि मेकांग नदी के देश कौन से हैं? वास्तव में मेकांग नदी कई देशों से होकर बहती है, इसलिए कोई इसका एक देश नहीं होता है। ये चाइना के तिब्बत के पठार से भी बहती है, ये थाईलैंड से भी बहती है, ये लाओस से भी बहती है, कंबोडिया से भी बहती है और मलेशिया को टच करते हुए थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। इसलिए इसका कोई एक देश नहीं है। इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की नदी, मेकांग नदी। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ से निकल के एक छोटी सी नदी आपको वियतनाम में मिलेगी। वियतनाम आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया का कंट्री है और वियतनाम में ये नदी रेड नदी के नाम से फेमस है। रेड नदी, लाल नदी। इस रेड नदी पर वियतनाम की राजधानी हनोई बसा हुआ है। रेड नदी के तट पर वियतनाम की राजधानी हनोई बसा हुआ है। ओके, तो ये एशिया की कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी और अब इसका सेशन आउट होने वाला है। इस सेशन के बाद अभी हम देखते हैं क्लास के बारे में, आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, आज बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।